गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए सर, अभी बालाजी की क्लास चल रही है अमन कुमार यूट्यूब पर। गुड आफ्टरनून। तो n बराबर 1.5 तब फोकस दूरी क्या होगी? अरे प्रीति कुमारी, कुछ और दिया होगा उसमें, उसका वक्रता त्रिज्या भी दिया होगा प्रीति कुमारी। आज पता चल जाएंगे मनोज कुमार, शाम तक, आज शाम तक पता चल जाएंगे। ठीक है, आज शाम तक आप लोगों को पता चल जाएंगे। और प्रीति कुमारी, आपका क्वेश्चन पूरा नहीं है। n बराबर 1.5 तक फोकस दूरी क्या होगी, तो उसमें कुछ और दिया होगा, वक्रता त्रिज्या भी दिया होगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिए, हम लोग का यंग का प्रयोग चल रहा था, उसमें आधा पढ़े थे, केवल अभी फ्रिंज की चौड़ाई तक पढ़े थे। ठीक है, उसके आगे देखना है, तो स्टार्ट किया जाए। जल्दी बोलिए। r बराबर 20 दिया था, आशीष कुमार। तो इसके लिए आशीष कुमार, देखिए ये फार्मूला रहता है, आप जानते हैं कि F बराबर R अपान कितना होता है, μ-1। तो 20 के बटे कितना आ जाएगा हमारा, 1.5 -1, तो कितना आ जाएगा, 20 बटे 0.5 गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 10 का यहाँ गुणा करिए, 10 का यहाँ, ये आ जाएगा 200 के बटे 5, कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का आज का टॉपिक। उसी के यंग के प्रयोग के आगे देखना है हमको, यंग के प्रयोग के आगे। तो देखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज विस्थापन, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज का विस्थापन कितना होगा। अभी तक हम केवल फ्रिंज की चौड़ाई, हाँ शीश यही आएगा 40 सेमी। तो देखिए फ्रिंज का अभी तक हम चौड़ाई देखे थे, W का मान d लैम्डा अपान d आया था। अब क्या देखना है, विस्थापन देखना है, फ्रिंज का विस्थापन। हम देख लेंगे, दिव्यकरण पटेल, जो भी रैंक है उसको आप सेंड कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट, या तो जो भी क्वेश्चन कौन कौन से थे हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, दिव्यकरण पटेल, जो भी प्रॉब्लम था, जो रॉन्ग था, उसको आप भेज दीजिएगा, क्वेश्चन लिखकर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, फिजिक्स में। चलिए देखिए, यदि व्यतिकारी तरंगों में से किसी एक तरंग के मार्ग में एक पारदर्शी अभ्रक कांच की पट्टी रख दी जाए तो संपूर्ण प्रतिरूप विस्थापित हो जाता है। जैसे जो हम देखिए ये पढ़े थे ना, S1 S2 पढ़े थे ये हम। तो देखिए ये विस्थापन यहां पर हमको मिल रहा था, ऐसे यहां पर। अगर इसके बीच में हम एक कांच का ऐसे पट्टी रख दे तो ये विस्थापित होके कहीं और मिलेगा। अगर बीच में हम कांच का एक पट्टी रख दे या कोई वस्तु रख दे तो ये यहां से फिर विस्थापित हो जाएगा, यहां पर नहीं मिलेगा।
अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पर देखिए ये दिया है ना, ये देखिए ये एक ना वस्तु रख दी गई है बीच में, बीच में देखिए ये एक क्या रख दिया गया है, वस्तु रख दिया गया है, ये कांच का एक टुकड़ा रख दिया गया, तब ये विस्थापित हो जाएगा। वैसे ये यहीं मिलता लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जब इसके मार्ग में कोई वस्तु रख देंगे तो ये कितना दूर विस्थापित होगा, कितना कम या अधिक होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, वो भी करवा देंगे, कल उसी को सॉल्व करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है, उसी को सॉल्व करवा देंगे। नहीं, नोट्स नहीं बनाने हैं अंशु, आप लोग को जैसे 9th चैप्टर का मिला है पूरा पीडीएफ, इसका भी पूरा मिल जाएगा, चैप्टर खत्म होते ही पूरा मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको नोट्स मिल रहा है ना, ये भी चैप्टर जब कंप्लीट करा देंगे इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका केवल ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देखिए एक कौन कौन से, देखिए कितने हैं फार्मूले, 2 3, और ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट है, फार्मूले केवल इंपॉर्टेंट है बताए थे, इसमें फार्मूला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून सलमान खान, पढ़ने पर अब ध्यान दो, ठीक है। देखिए फ्रिंज का विस्थापन देखिए कितना होगा, देखिए डी अपान स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। डी क्या है, देखिए डी देखिए आपका यहां पर देखिए डी क्या है, पर्दे की दूरी, और स्मॉल डी क्या है, देखिए स्लिट की दूरी, स्लिट मतलब क्या होता है, छिद्र, छिद्रों की दूरी, और म्यू क्या है, म्यू देखिए आपका है अपवर्तनांक, और टी क्या है, देखिए टी देखिए मोटाई, ये जो प्लेट रखा जाएगा कांच का उसकी मोटाई। तो ये देखिए फार्मूला होता है, या तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए विस्थापन के लिए, फ्रिंज के विस्थापन के लिए फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये फार्मूला पूरा, ठीक है। हाँ मिलेगा, पढ़ा है ना, उसको देखते रहो पुष्पेंद्र सिंह, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पीछे क्लास का जितना चल चुका है सब उस पे पढ़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं क्लास में। हाँ शायद हट जाएगा। प्रिया कुमारी, इसके लिए बाद में आप लोग देखिए, जो भी डाउट है आप लोग, हाँ स्क्रीनशॉट नहीं होगा, स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन में नहीं होता है भाई, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, उसको लिख कर नोट करके भेज दीजिएगा। हाँ यन आपका अपवर्तनांक रहेगा, यन से भी लिख सकते हैं, म्यू से भी, इसको म्यू से भी लिख सकते हैं, यन से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला देखिए अतिरिक्त विस्थापन का सूत्र क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये आपका आएगा अतिरिक्त विस्थापन। और यदि फ्रिंज विस्थापन यन फ्रिंजों के तुल्य है तब यन बराबर कितना आएगा, देखिए यदि फ्रिंज जो विस्थापन है वह यन फ्रिंज के बराबर है, मतलब ये जो विस्थापन आ रहा है ये यन फ्रिंज के बराबर है, मतलब टोटल ये जो विस्थापन आएगा इतने दूरी में यदि 10 फ्रिंज है, ठीक है 10 फ्रिंज है, मतलब कितने फ्रिंज के संख्या के बराबर विस्थापन आए। जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये एक फ्रिंज है, ठीक है, फिर ये क्या है, देखिए 2 फ्रिंज हो गया। तो ऐसे ही यदि ये विस्थापन जितना आएगा वहां तक यदि फ्रिंजों की संख्या n है तब n के लिए ये फार्मूला होगा, ये चाहे ये आप लगा सकते हैं। हाँ विस्थापन को कर सकते हैं y से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका देखिए है फ्रिंज विस्थापन के लिए तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल आपको फार्मूले याद करने हैं,
बताए थे फ्रिंज की चौड़ाई और फ्रिंज के विस्थापन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये आप 12th में भी पढ़े हैं, बस यहां पर एक बार रिवाइज करके कौन क्या है उसको बस याद करना है। रोशनी प्रजापति, इसके लिए आप डाउट नंबर है ना, डाउट नंबर पे पूछ लीजिएगा क्लास के बाद, क्लास के तुरंत बाद कॉल करिएगा डाउट नंबर पे। अगला देखिए, फ्रिंज विस्थापन फ्रिंज की कोटि पर निर्भर नहीं करता है। फ्रिंज विस्थापन फ्रिंज की कोटि पर निर्भर नहीं करता है। इससे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। फ्रिंज विस्थापन निर्भर करता है तो जो कोटि रहेगा उस पर नहीं करेगा, कोटि को छोड़कर सब पे। या तो देखिए जैसे क्वेश्चन ये कर दे इसी पर, फ्रिंज विस्थापन निर्भर नहीं करता, फ्रिंज चौड़ाई पर, दूसरा है तीव्रता पर, और तीसरा है आपका कोटि पर, और चौथा है आपका फ्रिंज संख्या पर। बताइए इसमें से कौन सा सही रहेगा? बताइए आप लोग इसमें से वैभव दुबे, सर डाउट नंबर बता दीजिए। ठीक है, डाउट नंबर हम लास्ट में बता देंगे। सी नंबर, बस सबका सही है। राजकेश यादव, कोमल, देवानंद ए, राजकेश यादव 3। देखिए आपका सी नंबर क्या होगा, सही है। कोटि पर निर्भर नहीं करता, देखिए निर्भर नहीं करता है तो अभी देखिए यही था ना, फ्रिंज विस्थापन फ्रिंज की कोटि पर निर्भर नहीं करता। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे ये हम बताते चलेंगे। अमन तिवारी, चलिए सही है, आपको अच्छा लगता है तो फिर ठीक है। चलिए सी नंबर सबका सही है। तो आप लोग एकदम आराम से समझकर पढ़िए, आपको क्वेश्चन भी बताते चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर लास्ट में तो पूरा क्वेश्चन कराएंगे, बीच में भी देखिए ये एक आपका जरूरी पॉइंट है, बता दिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दूसरा देखिए क्या है, फ्रिंज विस्थापन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता। ये तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर नहीं करता है। इसी में देखिए अगर आपका तरंग दैर्ध्य रहेगा, ये जो क्वेश्चन बताए हैं इसमें तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर नहीं करता, ये उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कोटि पर है, तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर नहीं करेगा। अगला देखिए क्या है, देखिए भी बराबर, देखिए क्या दिया, ये भी क्या है, देखिए भी आपका क्या है, फ्रिंज दृश्यता, विजुअलिटी मतलब दृश्यता का मतलब दिखने की क्षमता, ठीक है। विजुअलिटी मतलब कितना वो मात्रा में देखेगा, विजुअलिटी मतलब कितना दिखेगा, फ्रिंज कितना साफ साफ दिख सकता है, उसके दिखने की क्षमता को क्या बोलेंगे, फ्रिंज दृश्यता, कितना वो अधिक अधिक दिख सकता है। तो देखिए फ्रिंज दृश्यता के लिए देखिए क्या है यहाँ पे, V बराबर आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम माइनस आई क्या है आपका मिनिमम। यहां पर देखिए आई मैक्सिमम क्या है, देखिए देखिए आई मैक्सिमम जो है ये देखिए क्या है, उच्च तीव्रता है, और आई मिनिमम देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ये निम्न तीव्रता, ठीक है। उच्च तीव्रता और निम्न तीव्रता है।
ठीक है। आई मैक्सिमम क्या है, उच्च तीव्रता है, और आई मिनिमम क्या है, निम्न तीव्रता। पहले दोनों का अंतर करेंगे, फिर दोनों का योग करेंगे, फिर अनुपात निकाल देंगे। ये क्या आता है, दृश्यता, फ्रिंज की दृश्यता, फ्रिंज के दिखने की क्षमता। आगे देखिए, इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रूट में I1 I2 अपान I1 + I2। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहां पर दिया है ना, देखिए I अधिकतम I न्यूनतम। तो ये आपका फार्मूला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने फार्मूले आ रहे हैं, फार्मूला आप लोग एकदम अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि सूत्र से एक न क्वेश्चन जरूर बनेगा। हर चैप्टर से उसके फार्मूले से एक क्वेश्चन बनेगा, तो उसके सूत्र से एक प्रश्न पूछेगा जरूर। मिल जाएगा सॉल्यूशन आपको, राजकेश यादव, सबको हम सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, फ्रिंज निर्भर कर रहा है भाई, फ्रिंज निर्भर उसकी तीव्रता पे कर रहा है, दूरी पर कर रहा है। ठीक है, आरजू तीव्रता पे कर रहा है, आरजू किस पर निर्भर कर रहा है, तो देखिए तीव्रता पर कर रहा है, उसके दूरी पर कर रहा है कि कितना उसका पर्दे से दूरी है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, आगे देखिए, YDS मतलब इसका मतलब बताएं सबको, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग ड्यूल, फिर ये क्या आपका ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए इसका क्या होगा, यंग ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। इसमें देखिए किसी एक स्लिट के ठीक सामने अनुपस्थित तरंगदैर्ध्य, कोई एक स्लिट है, मतलब कोई एक क्या है, छिद्र है। देखिए ये देखिए जो ये छिद्र है S1 S2, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। ठीक है, स्लिट, और ये भी क्या है हमारा, देखिए स्लिट है। यही जो छिद्र होता है, इसी छिद्र को क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। तो किसी एक स्लिट के सामने अनुपस्थित तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य का मान। तो देखिए, माना झिर्री S1 के ठीक सामने प्रेक्षण बिंदु P है। देखिए S1 देखिए है, S1 के देखिए ठीक सामने बिंदु क्या है, P है। S1 है, S1 के ठीक सामने क्या है, बिंदु P है। तो देखिए क्या कर रहा है इसमें, तो P पर अनुपस्थित तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर देखिए कितना आ जाएगा, d² अपान 2n-1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर देखिए d क्या है, d देखिए ये है, जो दोनों है स्लिट S1 S2, इनके बीच की दूरी ये क्या है, d है, और इस बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, ये कैपिटल D है। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य का मान कैसे निकालेंगे, ये जो दोनों छिद्रों के बीच की दूरी है, इसका स्क्वायर बटे अपूर्णांक 2n-1 इंटू कैपिटल D, पर्दे के बीच की दूरी। ये आपका फार्मूला हो गया। जहां n बराबर देखिए 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। ठीक है, अनुपस्थित तरंग। चित्र बड़ा कर दें, चित्र नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए चित्र में कुछ नहीं है, देखिए चित्र में आपका देखिए यहां पर है, ये S1 है, इसके सामने बिंदु P है, और ये पर्दे के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D है, और ये जो देखिए दोनों छिद्र हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d। तो यहां पर जो तरंगदैर्ध्य आएगा लैम्डा का मान, देखिए यहां पर जो तरंगदैर्ध्य आएगा P पर लैम्डा, वो कितना होगा, d², मतलब ये दूरी जो है इसके, इसका स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, देखिए 2n-1 इंटू क्या आ जाएगा, कैपिटल D। यही आ जाएगा इसके तरंगदैर्ध्य का सूत्र। कितनी पतली झिर्री होती है, सेंटीमीटर का कुछ भाग होता है, सेंटीमीटर में होता है, बहुत छोटा सा पतला सा होता है भाई झिर्री। 3 लेक्चर और बचा है, वेब ऑप्टिक, वेब ऑप्टिक्स 3 लेक्चर और, प्रिंस कुमार वर्मा।
हाँ हो जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट का आप सेंड करके कॉल कर दीजिएगा क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। किसी भी आप बस सेंड करके एक बार कॉल कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड आफ्टरनून ओमकार। चलिए तो देखिए यही है, बस इसमें यही कह रहा है हमें तरंगदैर्घ्य का फार्मूला ज्ञात करना है। तो देखिए यदि ये जो पतली झिर्री है इसके किसी एक छिद्र के सामने बिंदु क्या है, पी है, क्या है, बिंदु पी है, जिसकी दूरी क्या है, कैपिटल डी है, और इन छिद्रों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। तो जो यहाँ पर तरंग मिलेगा, मतलब जो स्लिट में बनेगी फ्रिंज, उसका तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा, ये सूत्र रहेगा, बस ये आपको याद करना है। आगे देखिए पतली फिल्म के व्यतिकरण के अनुप्रयोग। पतली फिल्म के व्यतिकरण के अनुप्रयोग देखिए क्या है, देखिए व्यतिकरण की घटना सामान्यतः पतली फिल्मों, व्यतिकरण की जो घटना होती है सामान्यतः पतली फिल्मों, मोटाई आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कोटि पतली फिल्मों में प्रेक्षित की जाती है। देखिए व्यतिकरण की घटना सामान्यतः पतली फिल्मों में प्रेक्षित की जाती है। ये आपका देखिए व्यतिकरण की जो घटना है सामान्यतः पतली फिल्मों में प्रेक्षित की जाती है। तो अगर पूछेगा कि रंग होने का कारण, तब भी आप क्या बताएंगे, व्यतिकरण बताएंगे। किसी भी फिल्म में किसी वस्तु के रंगीन दिखाई देने का कारण तो व्यतिकरण ही होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे बताए भी हैं। अमन कुमार, इसके लिए कॉल करना तो बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यदि फिल्म की मोटाई आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बहुत कम हो, मतलब ये जो पर्दा है, फिल्म है, देखिए इसकी मोटाई जो इसकी तरंगदैर्घ्य है लैम्डा बहुत अधिक हो, लेकिन इसकी जो मोटाई है टी बहुत कम हो, मतलब इस फिल्म की, इस जो वस्तु है उसकी जो मोटाई है तरंगदैर्घ्य से कम है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है और मोटाई क्या है, अधिक से कम है, तो यह काली दिखाई देती है। तब यह कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए किसी फिल्म के काली दिखने का कारण, देखिए क्या आएगा, देखिए बताइए इसमें से कौन सा सही रहेगा। हाँ जो देखते हैं, फिल्म मतलब पिक्चर, प्रतिबिंब, फिल्म मतलब प्रतिबिंब यार, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, जो वस्तु होगी उसे हम फिल्म बोलते हैं, किसी वस्तु को, किसी के प्रतिबिंब को। इसमें क्या होगा आंसर, बी, आशीष कुमार, अमन कुमार, प्रिंस कुमार वर्मा सी, सेजल फर्स्ट, ईशा कुमारी सी, अंजलि बिन, शिवा पांडे, आरजू। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अभी आपका बताया कि तरंगदैर्घ्य अधिक होना चाहिए, मोटाई कम होनी चाहिए, तब काली दिखेगा। जब तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा, मोटाई कम रहेगा, तो कैसा दिखेगा, काला कलर का दिखेगा।
यहाँ पर देखिए दिया है, ये लाइन भी देखिए इंपॉर्टेंट है। यदि फिल्म की मोटाई आपतित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से बहुत कम है तो यह काली दिखाई देती है। ये भी आपको देखिए इंपॉर्टेंट है, जो अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या है देखिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो जो पॉइंट बता रहे हैं याद करिए, इससे देखिए क्वेश्चन बनेगा। जिस लाइन से जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनने हैं हम उसको अच्छे से अंडरलाइन करके आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले एवं पानी पर तेल की पतली फिल्म के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तरंगों के व्यतिकरण होने के कारण विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले एवं पानी पर तेल की पतली फिल्म के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तरंगों के व्यतिकरण होने से क्या होते हैं, कारण विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। मतलब आप ये देखिए यहां पे कर सकते हैं, नोट में देखिए, देखिए नोट में आप ये भी समझ सकते हैं, किसी वस्तु या फिल्म के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण है, ठीक है। ये देखिए बता देंगे भाई, कॉल करना पिछले लेक्चर के बारे में। हाँ नेट स्लो होगा तो लेट आएगा, ठीक है। देखिए नोट में आपका क्या है, किसी भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी फिल्म हो, चाहे तेल की बूंद हो या जल की बूंद हो, उसका रंगीन दिखने का कारण क्या है, व्यतिकरण। मतलब व्यतिकरण के कारण ही वो क्या करता है, रंगीन दिखाई देता है। जब व्यतिकरण होता है तभी वो क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। राजकेश कहां पर आपको क्वेश्चन पहले बताया गया है, क्वेश्चन पहले कहां बताया गया है, ये व्यतिकरण पढ़ चुके हैं, यहां भी आया है व्यतिकरण, इसके पहले पढ़ चुके हैं। व्यतिकरण पढ़ने के बाद यंग का प्रयोग पढ़ रहे हैं, ये तो यंग के प्रयोग में आ रहा है, व्यतिकरण को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। व्यतिकरण कैसे होता है, अध्यारोपण से, किरण के अध्यारोपण से, ये पहले नहीं पढ़ाए हैं कि जब दो प्रकाश किरणें अध्यारोपित करती हैं तब व्यतिकरण होता है। इसमें व्यतिकरण आपको पढ़ा दिए हैं, यहां पे आपको फिर से समझा रहे हैं कि आप याद कर लीजिए, जिनका छूटा है एग्जाम में आएगा तब लिखने के लिए। देखिए परावर्तित स्थिति में व्यतिकरण, परावर्तन में दो क्रमिक तरंगों के मध्य कुल पथांतर। देखिए परावर्तित, जब परावर्तित होकर व्यतिकरण होगा तब पथांतर कितना आएगा। देखिए पथांतर के लिए सूत्र कितना है, म्यू टी कास आर, ठीक है, माइनस लैम्डा अपान 2, ठीक है। और जब सघन माध्यम के किसी बिंदु बी पर किरण परावर्तित होता है तब देखिए कालांतर क्या होता है, फाई होता है, पाई अथवा लैम्डा बाई 2 का पथांतर उत्पन्न होता है। अब इसमें देखिए आर क्या है, आर आपका देखिए आर क्या है, देखिए आर देखिए आपका है आर, देखिए परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है। और आप जानते हैं टी क्या है, टी मोटाई है, और यू क्या है, अपवर्तनांक है। लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य है। देखिए म्यू क्या है, अपवर्तनांक, टी मोटाई, आर आपका परावर्तित कोण, और लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका अपवर्तनांक है। सर व्यतिकरण एक बार फिर से
म्यू अपवर्तनांक होता है प्रिया यादव, म्यू अपवर्तनांक होता है। म्यू अपवर्तनांक होता है, ठीक है। म्यू का मतलब अपवर्तनांक। सर जी VE तो बताए थे, VE बताए थे, भी क्या मतलब? देवानंद VE, सर जी भी तो बताए थे। VE तो बताए थे देवानंद, VE मतलब। सौरभ क्या हुआ? देखिए तो इसका मान दे दिया 2 म्यू टी कास आर का मान दे दिया 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहां n का मान हम क्या रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जा सकते हैं। जिस फ्रिंज के लिए पूछेगा, जिस फ्रिंज के लिए पूछेगा उसका मान रख देंगे। यहां पर देखिए फार्मूला ये था ना, माइनस इधर और इस इसी को क्या रख दिया गया, देखिए 2n-1 n, देखिए यहां पर देखिए आपतन के लिए r बराबर 0। देखिए लंबवत आपतन होगा जब देखिए ऐसे होगा, ये देखिए अभिलंब है, जब प्रकाश किरण देखिए आपतित होगी कहां पर, देखिए इसी पर आपतित होगी, तब I और R दोनों कितना हो जाएंगे 0 अंश। जब लंबवत आपतन होगा मतलब अभिलंब से ही आएगा तो कोई कोण नहीं बनेगा, क्योंकि जब कोण कब बनता, देखिए कोण जब प्रकाश यहां से आता तो कोण बनता, तब ये कोण बनता। लेकिन जब प्रकाश इसी पर आ रहा है, अभिलंबवत मतलब लंब पर ही प्रकाश आ रहा है, तो कोई कोण नहीं बनेगा, तब कोण का मान क्या हो जाएगा 0। अतः 2 म्यू टी बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा, क्योंकि देखिए कास आर या इसका मान 0 रखेंगे, ये पूरा हट जाएगा, कास आर हट जाएगा, बस ये बचेगा हमारा। क्वेश्चन करवाएंगे सत्य प्रभात, क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन सभी फार्मूले पर करवाएंगे दो दो, और जब करवाएंगे फार्मूला लिख के करवाते हैं, समझा करके ये फार्मूला कहाँ था। कल आप लोग का इसी का क्वेश्चन ही होगा, तब बताएंगे कैसे किस फार्मूले का कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन जब होगा कल का क्वेश्चन का लेक्चर रहेगा, क्वेश्चन के लेक्चर में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस क्वेश्चन पर कौन सा फार्मूला लगाना, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखिए अपवर्तित स्थिति में व्यतिकरण, देखिए अभी तक ये जो था, देखिए ध्यान से बस ये समझ लीजिए, ये देखिए क्या था आपका, ये देखिए जो फार्मूला है ना, ये देखिए है आपका, ये देखिए पथांतर, पथांतर परावर्तित स्थिति में, ठीक है। देखिए ये पथांतर था परावर्तित स्थिति में, किसमें था, परावर्तन की स्थिति में। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन की स्थिति में, अपवर्तित स्थिति में व्यतिकरण कैसे होगा, तो उसके लिए देखिए पथांतर कैसे सूत्र आएगा, देखिए देखिए तब ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला देखिए क्या रहेगा, ये या फिर देखिए ये आ जाएगा, ये देखिए आपका ये फार्मूला जो है पथांतर अपवर्तन की स्थिति में, ठीक है। देखिए बस ये ध्यान देना कि ये फार्मूला है परावर्तन के साथ जब व्यतिकरण होगा, जब परावर्तन के साथ व्यतिकरण होगा तब पथांतर ये आएगा, तब पथांतर का मान ये आएगा। लेकिन जब अपवर्तन के साथ व्यतिकरण होगा, पथांतर कब, जब अपवर्तन की स्थिति में, जब अपवर्तन के साथ व्यतिकरण होगा तब पथांतर का ये फार्मूला आएगा, बस ये देखना है।
देवानंद व्यतिकरण बता चुके हैं। अब इसमें अच्छे से क्या लेंगे, इसका डिटेल बताया जाए, पूरा डेरिवेशन करवा दें सुभाष सिंगर, डेरिवेशन करवा दें पूरा। यहां पर आपको फार्मूला ही याद करना है ना। फार्मूला आप बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन में देगा कि अपवर्तन होकर फिर उसका व्यतिकरण होता है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और इसमें आपको देखिए ये क्या है, अपवर्तनांक है, ये मोटाई है, ये आपका क्या है अपवर्तन कोण है, और ये क्या है अपवर्तनांक, ये क्या है लैम्डा तरंगदैर्ध्य है। और यदि क्वेश्चन कह देगा कि परावर्तन हो करके व्यतिकरण होता है तब ये फार्मूला लगाना है। अब इसका डेरिवेशन करवाना है। लैम्डा का मतलब बोल रहे हैं ना, लैम्डा का मतलब आपको बोल रहे हैं कि ये क्या तरंगदैर्ध्य है। यार अब इतना आप लोग नहीं समझेंगे कि लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य है। म्यू क्या है, देखिए म्यू आपका अपवर्तनांक है, ठीक है। और देखिए यहां पर टी क्या है आपका, टी जो है मोटाई है, और आर क्या है, आर आपका परावर्तन कोण है, वहां पर अपवर्तन कोण है, बस यही, ठीक है। बस आपको फार्मूला यहां पर सबका देखना है। हाँ क्वेश्चन कल इसी सब फार्मूले, जितना अभी को फार्मूला समझा रहे हैं इसी पर क्वेश्चन कल होगा। देखिए फिर से एक बार बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब परावर्तन के साथ व्यतिकरण होगा, जब परावर्तन के साथ व्यतिकरण होगा तब पथांतर के लिए ये सूत्र है, किसके लिए है, पथांतर के लिए। जब परावर्तन के साथ व्यतिकरण होगा, जब परावर्तन के साथ व्यतिकरण होगा तब पथांतर का ये फार्मूला है, जिसमें म्यू क्या है अपवर्तनांक है, टी उसकी मोटाई है, और ये लैम्डा क्या है तरंगदैर्ध्य है, और यन क्या है, यन देखिए आपका फ्रिंज की संख्या है, यन क्या है देखिए फ्रिंज संख्या है, फ्रिंज संख्या क्या है यन है। अब कोई कंफ्यूजन इसमें, अब कोई कंफ्यूजन। हाँ कुछ फार्मूले आपको 12th में नहीं थे, फार्मूले थे, इसका ये दूसरा मतलब उसी को और सरल करके बताया गया, क्योंकि वहां पर आप, हाँ कुछ फार्मूले 12th में नहीं थे, बोल तो रहे हैं 12th में सब फार्मूले नहीं थे, क्योंकि 12th में आपको उतना ही जरूर था। यहां पर आपको फार्मूले को अच्छे से सॉल्व करके बताया गया है, बस फार्मूला, क्योंकि आपको सीयूईटी में केवल आंसर लाना है सॉल्व करके, पूरा डेरिवेशन करना नहीं है। जब पूरा डेरिवेशन करेंगे तब तो टाइम आपका ओवर तब हो जाएगा। अब देखिए वो था परावर्तन के लिए, अब ये किसके लिए है, जब अपवर्तन के साथ व्यतिकरण होगा, जब अपवर्तन के साथ व्यतिकरण की स्थिति आएगी, व्यतिकरण होगा, तब आपका पथांतर का ये फार्मूला लगेगा, ठीक है, तब पथांतर का ये फार्मूला लगेगा, बस आपको ये ध्यान देना है। और इस, ठीक है, तो आपका ये अपवर्तन के साथ है और ये परावर्तन के साथ। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए दोनों चीज पथांतर के लिए है, आपको देखिए बस समझा दे रहे हैं, दोनों क्या है आपका, देखिए देखिए ये भी आपका पथांतर है, और ये भी देखिए आपका क्या है, देखिए देखिए ये भी आपका क्या है पथांतर है, लेकिन ये किसमें है, देखिए ये किसके लिए है, देखिए ये आपका है, देखिए परावर्तन के लिए, परावर्तन के स्थिति के लिए, ठीक है। देखिए ये भी पथांतर है, लेकिन ये किसके लिए, ये परावर्तन के लिए है। और ये भी देखिए आपका क्या है, ये भी पथांतर है, लेकिन ये किसके लिए है, देखिए ये अपवर्तन के लिए है,
मतलब दोनों सूत्र पथांतर के लिए, पथांतर मतलब पथ का अंतर, रास्ते का अंतर। जैसे देखिए पथांतर क्या होता है, देखिए यहां पर है ना, देखिए एक प्रकाश किरण आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे आपको फ्रिंज मिलता है P, तो ये देखिए S1 है, ये S2 है। देखिए एक पथ ये है S2P और एक पथ क्या है S1P। दोनों किरण के रास्तों का जो अंतर आएगा, पथ का अंतर, वही क्या कहलाएगा, पथांतर। S2P माइनस S1P ही क्या कहलाएगा, पथांतर। बस इसमें ये देखना कि ये अपवर्तन के साथ है और ये आपका परावर्तन के साथ है, बस ये ध्यान देना है। अरे यार फार्मूला पूरा डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं ना, डेरिवेशन करेंगे 2 पेज का, बताइए एक दिन में एक फार्मूला करेंगे 1 घंटे में, और आपके कुल ऐसे अगर पूरा फिजिक्स का देखेंगे तो कम से कम 200 फार्मूले, मतलब 200 लेक्चर केवल फार्मूले के लिए आपको देखना होगा। फिर आप तब तक आपका आ जाएगा एग्जाम का समय। हाँ बस यही है। अगर आप अभी देखिए डेरिवेशन के लिए पढ़ेंगे चक्कर में, तो डेरिवेशन करने के लिए आपका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा टाइम चला जाएगा डेरिवेशन करने में। डेरिवेशन आप जानते हैं कि इसके छोटे नहीं होते, फिगर बना के कम से कम 1.5 से 2 पेज जाएगा, 1 पेज डेरिवेशन। तो डेरिवेशन कराएंगे तो फिर आपका CUT तब तक आ जाएगा, एग्जाम पूरा सिलेबस नहीं पाएगा। आपको यहाँ पे केवल फार्मूला याद करने हैं CUT के लिए। लायर दर्पण, देखिए लायर दर्पण, देखिए इससे भी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको देख लीजिए क्या है कैसे है। हाँ चलिए डेरिवेशन आप लोगों को तो पहले से हम अगले क्लास में पहले से नोट किए रहेंगे, फिर उसको दिखा देंगे, ठीक है। डेरिवेशन को हम क्लास चालू करने से 5 मिनट पहले, राजकेश यादव, जिसको जिसको कंफ्यूजन है 5 मिनट पहले हम किए रहेंगे, बस उसको दिखाकर बस बता देंगे, तब ठीक रहेगा। अब ठीक रहेगा ना। प्रिया यादव सर क्वेश्चन करवा, हाँ क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे हैं, और जिसको जिसको फार्मूले में कंफ्यूजन है कैसे है, तो हम पहले उसको सेट किए रहेंगे, पूरा साल किए रहेंगे, आप लोग को क्लास चालू करके बस समझा देंगे, ऐसे ऐसे पहले से सेट किए रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, एक समांतर कांच की प्लेट, एक समांतर कांच की प्लेट किसी स्लिट S1 से आने वाले प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। परावर्तन के पश्चात S1 का आभासी प्रतिबिंब S2 प्राप्त होता है, एवं ये दोनों S1 एवं S2 कला संबद्ध स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त व्यतिकरण की फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या करते हैं हम, YDSC से प्राप्त फ्रिंज की चौड़ाई के व्यंजक के समान ही होता है, किंतु दोनों फ्रिंज प्रतिरूपों के एक महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए कुछ इसमें है नहीं, ये क्या कह रहा है, देखिए इसका कहने का ये तात्पर्य है, देखिए ये कह रहा है कि ये एक आपका क्या है, देखिए S1 है, वस्तु है, ठीक है, S1 है। अब देखिए S1 क्या है, यहां से जब तरंग निकलती है तो एक ये क्या करता है, इसको पहले हम कहां पहुंचाते हैं, देखिए ये आपका क्या है, एक समतल दर्पण है, क्या है, ठीक है, समतल प्लेट है, ठीक है। जब देखिए यहां से प्रकाश परावर्तित होती है तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहां बनता है, कहां पर, S2 पर। देखिए ये आपका प्रकाश स्रोत है, और ये क्या है उसका देखिए प्रतिबिंब है, ठीक है।
देखिए यस1 एक प्रकाश स्रोत है, यहां से निकलने वाली प्रकाश किरणें जब किसी समतल कांच की प्लेट पर पड़ती हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहां बनता है अपवर्तित होकर यस2 पर। और ये दोनों यस1 यस2 किसकी तरह कार्य करते हैं? कला संबद्ध स्रोत की तरह। मतलब अब इनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर क्या होगा? 0। मतलब ये आपका एक वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब है। जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों से किरण निकलती है तो ये एक कला संबद्ध स्रोत का कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए दोनों क्या करते हैं? आपका एक कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। अब इससे देखिए हम जो व्यंजक प्राप्त करेंगे, किसके लिए व्यंजक? देखिए जब यस1 और यस2, देखिए यही है ना, देखिए यस1 और यस2 दोनों किसकी तरह कार्य करते हैं? कला संबद्ध स्रोत की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार से प्राप्त व्यतिकरण में इसकी चौड़ाई को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तब इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला देखिए क्या रहेगा। देखिए इसकी चौड़ाई ज्ञात करने के लिए लायर दर्पण ने यदि पर्दे पर स्थित बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर S2, देखिए लायर दर्पण ने यहां से, देखिए ये है आपका S2P, मतलब ये किरण यहां से लेके यहां तक का किरण है, माइनस S1P, मतलब ये क्या है? देखिए यहां से लेकर के यहां तक, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले लाइन में से इस वाले लाइन को माइनस करेंगे तो ये आपका पथांतर आएगा और तरंगदैर्घ्य लैम्डा का पूर्ण गुण है। तब P पर काली फ्रिंज प्राप्त होगी, न चमकीली। देखिए कह रहा है कि जब इन दोनों का अंतर क्या होगा? देखिए लैम्डा के समान होगा। लैम्डा मतलब क्या है? देखिए लैम्डा मतलब देखिए तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, लैम्डा मतलब क्या? तरंगदैर्घ्य। तो कह रहा है कि जब देखिए दोनों के किरण का अंतर लैम्डा के समान होगा तब काली फ्रिंज प्राप्त होगी। तब कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी? देखिए तब हमें काली फ्रिंज प्राप्त होगी, काली फ्रिंज प्राप्त होगी, चमकीली फ्रिंज प्राप्त नहीं होगी। क्लास अभी 20 मिनट और चलेगी। इसमें देखिए जरूरी क्या है? देखिए ये देखिए आपका है, आप लोगों को देखिए केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं ये जरूर याद कर लीजिए। एग्जाम में जब बैठेंगे तब आपको याद आएगा। जितना पॉइंट हम पूरा क्या कर रहे हैं, बॉक्स बना के फार्मूला या तो अंडरलाइन करके बता रहे हैं, आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिर आपको एग्जाम में याद करेंगे एक बार। और जो नहीं याद करेंगे फिर वो भी याद करेंगे कि याद किए होते तब। ठीक है, देखिए जितना आपको थ्योरी में हम अंडरलाइन करके बता रहे हैं या तो जितना हम क्या कर रहे हैं फार्मूला बॉक्स करके बता रहे हैं, जितना आप अगर इतना तैयार कर लिए तो कन्फर्म है कि आपका सीयूटी में सेकेंड फिजिक्स से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। और नहीं तैयार करेंगे फिर भी आप बाद में मिलाएंगे, यही सोचेंगे कि याद किए होते। ठीक है, तो आपको देखिए बस ये याद करना है, इसमें और कुछ नहीं पूछता। देखिए आपका ये है ना, देखिए लाइट दर्पण से देखिए तो इसमें आपको बस ये याद करना है, देखिए ये याद करना है, ये देखिए क्या है लाइट, ये देखिए क्या है पथांतर, किसके लिए? देखिए लाइट दर्पण के लिए। देखिए लाइट दर्पण के लिए व्यतिकरण में पथांतर का ये फार्मूला रहेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लाइट दर्पण का केवल आपको फार्मूला अच्छे से देख लेना, बस फार्मूला तैयार करना है और उसके बारे में कुछ नहीं करना है। ठीक है, लाइट दर्पण में केवल आपको फार्मूला ध्यान से देखना है। राकेश मिल जाएगा।
ठीक है। देखिए फ्रेनेल द्विप्रिंज प्रयोग, देखिए आपका जो है द्विस्लिट प्रयोग के बाद, यंग के प्रयोग के बाद यही आपका एक लास्ट है, इंपॉर्टेंट है। यंग के प्रयोग के बाद ये आपका इंपॉर्टेंट है केवल, ठीक है। बहुविकल्पी आएगा क्वेश्चन, केवल ऑब्जेक्टिव आएंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। देखिए ये देखिए क्या है, द्विस्लिट फ्रिंज प्रयोग, यह एक प्रकाशीय उपकरण है जिससे व्यतिकरण प्राप्त होता है। दो पतले फ्रिंजों के आधार को जोड़कर यह एक मोटी कांच की पट्टी का घिसकर फ्रेनेल द्विफ्रिंज बनाया जाता है। इसमें देखिए क्या करते हैं, दो पतले प्रिज्मों को, दो प्रिज्म को आपस में जोड़ दिया जाता है। दो प्रिज्म रहेंगे, प्रिज्म आप जानते हैं, एक प्रिज्म रहेगा देखिए, एक प्रिज्म देखिए ऐसे, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या कहलाता है, ये फ्रेनेल द्विप्रिज्म प्रयोग का आपका कहलाएगा, यंत्र कहलाएगा। देखिए एक ये आपका प्रिज्म है, एक ये प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म को एक उल्टा रख के ऐसे आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों को आपस में क्या करेंगे, देखिए जोड़ देंगे। देखिए प्रिज्म का न्यूनतम न्यून कोण लगभग कितना होगा, 1/2 इंटू 30 अंश, एवं अधिकतम कोण कितना आएगा, देखिए 179 होता है। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर पूछेगा कि फ्रेनेल द्विप्रिज्म में प्रिज्म का अधिकतम कोण या न्यूनतम कोण कितना होता है, पूछ देगा कि अधिकतम कोण कितना होता है, तो कितना आएगा, लगभग में 180 डिग्री सेल्सियस। 179 मतलब लगभग में 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अरे हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है, हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग पॉइंट होते हैं कि कौन कितने देगा। जैसे बीएचयू है तो इसमें आप करें कम से कम 85 प्लस लाएंगे तभी आपका होगा सिलेक्शन, 85 के ऊपर लाना है आपको। ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग कट ऑफ रखी है, 80 प्लस पे सभी रखी होगी, 80 प्लस पर। तो देखिए दूसरा देखिए क्या है, जब द्विप्रिज्म के सामने वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा जाए तो दो आभासी कला संबद्ध स्रोत S1 S2 प्राप्त होते हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप द्विप्रिज्म के सामने स्थित पर्दे पर एक निश्चित क्षेत्र में प्राप्त होता है जिसे नेत्रिका की मदद से देखा जा सकता है। ये भी आप देखिए याद कर लेंगे, चौथा पॉइंट। ठीक है, पहला देखिए यह कि प्रिज्म पर जो न्यूनतम कोण बनेगा, जब दो प्रिज्मों को देखिए आप जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या देते हैं, देखिए इनको जोड़ने पर इसका नाम क्या रहता है, देखिए इसका नाम देखिए रहेगा फ्रेनेल द्विप्रिज्म। फ्रेनेल द्विप्रिज्म, देखिए आप फ्रेनेल द्विप्रिज्म में न्यूनतम कोण ये है आपका, अधिकतम कोण ये है। न्यूनतम कोण एवं अधिकतम कोण याद करने हैं। उसके बाद ये बस देख लेना है कि जब उसके सामने एक प्रकाश स्रोत रखेंगे तो आपको दो बनेंगे। देखिए हम रखेंगे एक ही प्रकाश स्रोत S1, तो इसका इसमें जाएगा, फिर इसमें जब परावर्तित होगा तो यहाँ पर एक किरण बनेगा S2 प्रतिबिंब, मतलब आपके दो स्रोत बन जाएंगे। हम इसके सामने एक ही स्रोत रखेंगे लेकिन इसके क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बनने से दो स्रोत बन जाएंगे, दोनों क्या होंगे, कला संबद्ध होंगे, S1 S2। हाँ इतना ही आएगा, 15 डिग्री ही आएगा, यही है सत्य प्रभात, 15 डिग्री ही है। एवरेज मिलाकर पूरा एवरेज आशीष कुमार, एवरेज रहना चाहिए 80 प्लस, 85 प्लस। अब देखिए नेत्रिका में लगे हुए माइक्रोमीटर के द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई मापी जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई समान होती है एवं इसका मान कितना होता है, देखिए
ये आपका जो उसमें आता है, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए दोनों सेम फार्मूले हैं। यही आपका यंग के प्रयोग में आया है, फ्रीनेल में भी आया है। यही देखिए आपका किसमें था, यंग के प्रयोग में भी था और फ्रीनेल द्विप्रिज्म। देखिए यंग के प्रयोग और फ्रीनेल दोनों के प्रयोग में फ्रिंजों की चौड़ाई समान आई है। कितना, डी लैम्डा अपान डी या तो लैम्डा डी अपान डी, दोनों में फ्रिंज की चौड़ाई का समान फार्मूला आया है। और ये फार्मूला हम यंग के प्रयोग में कल बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है फ्रिंज की चौड़ाई और फ्रिंज की दूरी के लिए। लगभग में आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट, 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करना होगा। लेकिन आप लोग और कम समय में करने का कोशिश करिएगा। आप लोग और कम में कोशिश करेंगे तो अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो जो क्वेश्चन थियोरेटिकल है पढ़कर देने उसको जल्दी करेंगे तो सॉल्व करने वाले में उसका समय ऐड कर देंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आप 40 सेकंड में ही कर लेते हैं, उसका 20 सेकंड बचा है तो वो किसी और क्वेश्चन में यूज कर देते हैं, कर सकते हैं जो हार्ड रहेगा। ठीक है, अब देखिए छठवां पॉइंट क्या दिया, देखिए माना स्रोत S1 S2 के बीच की दूरी d एवं स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी d है। ठीक है, और देखिए द्विप्रिज्म, दोनों प्रिज्म की दूरियां a और b है। पहले प्रिज्म की दूरी a है, दूसरे प्रिज्म की दूरी b है। दो प्रिज्म है ना, देखिए दो प्रिज्म जोड़ेंगे उल्टा करके बताएं, एक सीधा करके और एक उल्टा करके, तो दोनों प्रिज्म के बीच की दूरी क्या है, दोनों प्रिज्म a और b दूरी पर है। तब देखिए d बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस b, यदि प्रिज्म कोण अल्फा है एवं प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, तब d बराबर ये फार्मूला आ जाएगा। ये देखिए किसके लिए है, S1 व S2 के बीच की दूरी, S1 व S2 के बीच की दूरी के लिए फार्मूला है। और ये किसके लिए है, देखिए ये देखिए है पर्दे के बीच की दूरी। ये किसके देखिए है, पर्दे की दूरी। पर्दे की दूरी के लिए देखिए ये फार्मूला और S1 S2 के बीच ये फार्मूला। और उसके बाद देखिए क्या है, ये देखिए किसके लिए है, ये देखिए आपका तरंग दैर्ध्य के लिए है। देखिए तरंग दैर्ध्य, या तो हम कह सकते हैं किसके लिए, पथांतर के लिए भी, देखिए हाँ डायरेक्ट। तो ये देखिए मुख्य रूप से आपको ये दोनों फार्मूले और एक ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये दोनों देखने हैं। ये देखिए किसके लिए है, लैम्डा के लिए, तरंगदैर्ध्य के लिए। ये स्मॉल डी के लिए है, मतलब S1 S2 के बीच की दूरी, या तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्लीटों के बीच की दूरी। स्लीटों के बीच की दूरी, स्लीट मतलब छिद्र बताए थे, तो S1 एक छिद्र है, S2 एक छिद्र है, इसे हम स्लीट भी बोलते हैं। तो स्लीटों के बीच की दूरी या तो छिद्रों के बीच की दूरी के लिए है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप देख लेंगे। और देखिए क्या है, यदि द्विप्रिज्म एवं नेत्रिका के बीच एक उत्तल लेंस रखा जाए, देखिए हर पॉइंट का अलग अलग मतलब है। ये पॉइंट सिंपल सा वैसे ही था कि जब इनके बीच की दूरी स्मॉल डी हो और प्रिज्म की दूरी ए और बी हो तब के लिए था। अब यहां पर कह रहा है कि यदि नेत्रिका, देखिए प्रिज्म और नेत्रिका, हमारे आंख और प्रिज्म के बीच एक उत्तल लेंस रख दे, मतलब आंख और प्रिज्म दोनों के बीच में एक उत्तल लेंस रख दे, तो उत्तल लेंस रख दे तब इसमें देखिए दोनों स्थितियों के लिए प्राप्त प्रतिबिंबों के बीच अंतराल क्या आएगा, देखिए D1 D2 रहेगा, तो देखिए D बराबर ये आ जाएगा √D1 D2, या तो इसको हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये कब की स्थिति है, देखिए प्रतिबिंब अंतराल के लिए है। प्रतिबिंब अंतराल जब बीच में उत्तल लेंस रखा हो, जब बीच में उत्तल लेंस रखा हो तब के प्रतिबिंब अंतराल के लिए ये फार्मूला है। जब बीच में उत्तल लेंस रखा हो तब आपका ये फार्मूला लगेगा। ठीक है,
न्यूटन वलय, न्यूटन वलय में भी, इसमें भी केवल आपको फार्मूले देख लेने हैं और कुछ नहीं करने हैं। न्यूटन वलय में केवल आपको बता रहे हैं, केवल क्या करने हैं, देखिए फार्मूला देखना है, केवल सूत्र देखना है, ठीक है, केवल सूत्र देख लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। अल्फा क्या है सर? अल्फा आपका देखिए यहां पे ये अल्फा नहीं है, ये ए है, यहां पे ये ए है। ए मतलब पहले प्रिज्म की दूरी, बी मतलब दूसरे प्रिज्म की दूरी। ए और बी है पहले प्रिज्म और दूसरे दोनों प्रिज्मों के बीच की दूरी। हमारे नेत्र से दोनों प्रिज्मों के बीच की दूरी है ए और बी, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या दिया, देखिए पॉइंट, इसका पॉइंट देख लीजिए, न्यूटन वलय का पॉइंट देखिए क्या है, देखिए यदि एक समतल कांच की सतह पर एक समतल उत्तल लेंस रखा जाए, लेंस की वक्री सतह और कांच के प्लेट की समतल सतह के मध्य एक वायु नौतल की फिल्म बन जाती है। देखिए कह रहा है कि जब हम एक समतल, कोई एक क्या कर लेंगे, देखिए समतल प्लेट ऐसे रख लेंगे, ठीक है, और एक कांच की सतह पर एक समतल उत्तल लेंस रख देंगे। देखिए एक मतलब यहीं पे क्या करेंगे हम, ऐसे उत्तल लेंस रख देंगे, एक समतल प्लेट और एक उत्तल लेंस, तो दोनों के बीच में वायु का एक पतला सा परत बन जाता है। हम कितना भी मिलाना चाहें, देखिए एक आपका समतल प्लेट है, एक ऐसे उत्तल लेंस है, अब दोनों को हम मिलाना चाहेंगे तो इसके बीच में वायु का एक पतला सा पर्दा बन जाएगा। वायु का एक बीच में इसको पास लाएंगे तब भी एक पतला सा वायु का पर्दा रहेगा, ठीक है। और देखिए क्या करा है, यदि एक वर्णी प्रकाश लेंस की सतह पर आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश में आर त्रिज्या की वृत्तीय फ्रिंजें देखी जा सकती हैं। इन वृत्तीय फ्रिंजों को न्यूटन फ्रिंज कहते हैं। देखिए करा है, यदि अब एक रंग का प्रकाश, एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश लेंस की सतह पर आपतित किया जाए, मतलब इसी में देखिए ये क्या है, आपका लेंस है, इस लेंस की सतह पे एक वर्णी प्रकाश को आपतित किया जाए तो परावर्तित प्रकाश में आर त्रिज्या की, तब जो इससे किरण आकर परावर्तित फिर होगी, आर त्रिज्या की ऐसे वृत्त दिखाई देगी, आर त्रिज्या का ऐसे वृत्त दिखाई देगा। इस परावर्तित प्रकाश में छोटे छोटे वृत्त दिखाई देंगे जिसकी त्रिज्या आर रहेगी। इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम न्यूटन वलय कहते हैं। इनको क्या कहेंगे हम, न्यूटन वलय। आगे देखिए, केंद्रीय फ्रिंज एवं अदीप्त मतलब क्या है, देखिए एक आपका केंद्रीय फ्रिंज एवं अदीप्त धब्बा होता है और फिर एकांतर चमकीली काली। देखिए मतलब कहीं कहीं पर चमकीली पट्टी दिखाई देंगी जैसे उसमें दिखाई दे रहा था, और कहीं कहीं पर क्या होगा, चमकीली एवं काली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। मतलब कुछ जो वृत्त रहेगा, जो ये वृत्त बनेगा बताए परावर्तित किरण पर, मतलब ये जो परावर्तित किरण पर वृत्त बनेगा जिसे न्यूटन वलय कहेंगे, इसमें कुछ वृत्त क्या होंगे, कुछ वृत्त चमकीले होंगे और कुछ वृत्त क्या होंगे, काले होंगे। काली और चमकीली वृत्त दिखाई देंगी। अगला देखिए क्या है, यानवी अदीप्त वलय की त्रिज्या ये रहेगा। देखिए वलय की त्रिज्या के लिए ये फार्मूला है, या तो यही देखिए यन बराबर क्या, देखिए यहां पे यन बराबर देखिए क्या है, यन बराबर 1 2 3 4 रख सकते हैं। पहले फ्रिंज के लिए पूछेगा तो यहाँ 1 रख देंगे यन का मान, दूसरे के लिए 2 रखेंगे, तीसरे के लिए 3। जिस फ्रिंज के लिए पूछेगा वही। आर क्या है, आर देखिए उत्तल सतह की त्रिज्या है, जो ये उत्तल लेंस है इसकी त्रिज्या ये क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। और देखिए यानवी चमकीली वलय की त्रिज्या, चमकीली वलय की त्रिज्या आर एन बराबर देखिए ये रहेगी, जहां एन मतलब वलय की संख्या है और लैम्डा तरंगदैर्ध्य है, आर त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या। तो ये आपका दोनों के लिए देखिए ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। चौथा और पांचवा का सूत्र पूछेगा, चौथे का और पांचवें का सूत्र केवल। देखिए यदि म्यू अपवर्तनांक का एक द्रव
लेंस और कांच की प्लेट के मध्य भरा जाए तो अदीप्त वलय की त्रिज्या, देखिए यदि कह रहा है कि देखिए ये आपका जो कांच है और ये क्या है, लेंस है, दोनों के बीच में एक द्रव भर दे, द्रव भर दे, ठीक, क्या भर दे, द्रव, जिसका अपवर्तनांक म्यू है, म्यू अपवर्तनांक का एक द्रव भर दे, तब इसकी त्रिज्या का ये फार्मूला हो जाएगा एन लैम्डा आर अपान म्यू। जब इनके बीच में हम एक द्रव भर देंगे, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक म्यू है, तब इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, तब त्रिज्या ये आ जाएगी। देखिए त्रिज्या के लिए फार्मूला केवल बन रहा है, देखिए पहला फार्मूला देखिए किसके लिए था, अदीप्त के लिए, अदीप्त वलय के लिए था, मतलब काले वलय के लिए। दूसरा फार्मूला किसके लिए, चमकीली मतलब दीप्त वलय के लिए है। और तीसरा फार्मूला क्या है, जब इनके बीच में हम कोई पदार्थ भर देंगे जिसका अपवर्तनांक म्यू हो, म्यू अपवर्तनांक का पदार्थ भर देंगे, तब इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। और वलय का व्यास देखिए dn एवं n प्लस पी की अदीप्त वलय का व्यास देखिए कितना जाएगा, ये देखिए दीप्त वलय का व्यास क्या होगा, ये रहेगा, और अदीप्त का क्या रहेगा, ये देखिए यानवी के लिए ये रहेगा, n प्लस पी के लिए ये, तो दोनों का व्यास का देखिए क्या आ जाएगा हमारा फार्मूला, देखिए d जो अधिक वाले का रहेगा उसका ये फार्मूला रहेगा और कम वाले का ये, और लैम्डा क्या होगा, दोनों का अनुपात रहेगा, दोनों के अंतर का अनुपात। मतलब देखिए जैसे हम ये कर सकते हैं D9 और फिर क्या कर सकते हैं, देखिए D10, ठीक है, एक देखिए 9 नंबर पर है, इसका मान 1 रख देंगे, देखिए ये 9 है तो ये 1 है और ये भी 9, मतलब D9 और D क्या आ जाएगा, देखिए 9 1 कितना हो जाएगा 10, तो दोनों में जो अंतर रहेगा देखिए D10 का स्क्वायर मतलब DN का स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा 4πr, ये फार्मूला बन जाएगा। जितना रखेंगे D10 और D9 मतलब एक अधिक वाला घटाना है। ये वाला फिर से समझ लीजिए, देखिए ये पॉइंट आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसको फिर से समझ लीजिए, इस पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि न्यूटन वलय व्यवस्था के द्वारा एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए यानवी, देखिए यानवी अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या है, देखिए व्यास ये है, यानवी अदीप्त फ्रिंज के लिए व्यास ये है, और ये क्या है देखिए n प्लस पीवी फ्रिंज के लिए व्यास, देखिए dn क्या है, देखिए यानवी फ्रिंज का व्यास, और dn प्लस पी क्या है, देखिए ये n प्लस पी वी फ्रिंज का व्यास, ठीक है। देखिए मतलब दोनों जो एक अधिक वाला व्यास है और कम वाला व्यास है, दोनों के व्यास के स्क्वायर का अंतर करके फिर आप भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा तरंगदैर्घ्य आ जाएगा लैम्डा, मतलब ये आपका लैम्डा के बराबर है, ये फार्मूला तरंगदैर्घ्य के बराबर, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। नंबर है r, देखिए r आपका वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, और देखिए n तथा p क्या है, फ्रिंज की संख्या है, नंबर है। कौन से फ्रिंज का ज्ञात करना, देखिए n और p जैसे कहेगा 5वीं फ्रिंज 6वीं फ्रिंज, जिस फ्रिंज का कहेगा वो, ठीक है। तो ये बस आपको इतना जितना फार्मूला बताए हैं बस यही आपको रिवाइज करके रखना है, और बता रहे हैं कि देखिए फार्मूला बहुत जरूरी है, ये आपका फार्मूला के बिना कुछ होने वाला नहीं है, बिना फार्मूले के कुछ होगा नहीं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फार्मूला।
और कल इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन कहाँ पर कौन सा यूज करना है।